Hello everyone and welcome to our channel Physiosaurus. In this video I'm going to talk about the patellofemoral joint stress. Okay? तो इस वीडियो में हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके patellofemoral जॉइंट पे स्ट्रेस डालता है. ओके? तो ऐसे दो फैक्टर्स हैं. जो पहला फैक्टर है क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन और जो दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ नी. ओके? तो इन दोनों को एक एक करके हम लोग डील करते हुए चलेंगे और फिर हम लोग वीडियो का एंड में हम लोग जानेंगे इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है. जिस तरह से हम लोगों ने टिबियोफेमोरल जॉइंट में स्टेबिलिटी पढ़ा था, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो टिबियोफेमोरल जॉइंट को स्टेबल रखते हैं, उसी तरह से हम लोग पटेलोफेमोरल जॉइंट के भी स्टेबिलिटी फैक्टर्स को भी जानेंगे. ओके? और एंगल ऑफ नी को हम लोग पढ़ेंगे क्यू एंगल में. ओके? तो अभी थोड़ी देर में हम लोग क्यू एंगल के बारे में भी डील करेंगे. ओके? Now, the first point, when knee extends, that means when your knee goes from flexion to extension, patella is pulled superiorly by quadriceps contraction. Okay? तो क्या हो रहा है कि जब आपका नी जो है वो फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाता है तो उस वक्त क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण पटेला ऊपर की तरफ खींचाता है. ओके? सो पटेला इज पुल्ड सुपीरियरली with the pull resisted inferiorly by the patellar tendon. अब क्या है, मैंने पेटेलोफिमोरल जॉइंट में ही एक चीज़ डिस्कस किया था कि जो आपका क्वाड्रिसेप्स जो मसल होता है, तो अब मान लीजिए ये पटेला है. ओके? सो पटेला से पहले का जो क्वाड्रिसेप्स का पार्ट है उसको हम लोग कह देते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन. ओके? क्वाड्स टेंडन. और चूंकि पटेला में इंसर्शन नहीं होता, पटेला के ओवरलैप करता है जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन होता है, तो पटेला के बाद वाला जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है उसको हम लोग कह देते हैं पटेलर टेंडन. ओके? अब है ये एक ही, ये क्वाड्रिसेप्स मसल ही है, बट दो नाम दे दिया गया है. पटेला से ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कह देंगे क्वाड्रिसेप्स टेंडन और पटेला के नीचे वाले पार्ट को हम लोग कह देंगे पटेलर टेंडन. तो क्या हो रहा है कि जब आपका नी एक्सटेंड हो रहा है तो पटेला सुपीरियरली पुल होता है. क्यों? क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसी को रेजिस्ट कौन करता है? उसको रेजिस्ट करेगा आपका पटेलर टेंडन. तो उसको रेजिस्ट किस डायरेक्शन में करेगा? तो इन्फीरियर डायरेक्शन में करेगा. ओके? सो इस दो कॉम्बिनेशन जो मूवमेंट है, ये दो कॉम्बिनेशन जो पुल का है, मतलब एक ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण पटेला पे पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स लगता है. ओके? जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये आपका लेटरल व्यू है. ओके? तो अब क्या है, क्वाड्रिसेप्स क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ खींच रहा है. एफ क्यू मतलब फोर्स ड्यू टू क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन, और एफ पी का क्या मतलब है? फोर्स ड्यू टू पटेलर टेंडन. तो एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है और एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, जिसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका पोस्टीरियरली लगता है. मतलब कि पोस्टीरियर मतलब कि ये वाला जो सरफेस है, ठीक है? तो इसके कारण पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है. ओके? सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पुल्स प्रोड्यूसेस पोस्टीरियर कंप्रेसिव पोल्स ऑन पटेला दैट वैरीज विद द फ्लेक्शन ऑफ नी. अब जो फोर्स का भी जो एक अमाउंट है ना, वो भी वैरी करेगा, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा. और वो किस पे डिपेंड करेगा? आप कितना फ्लेक्स कर रहे हैं या फिर कितना एक्सटेंड कर रहे हैं. ओके? तो अब कैसे कैसे वैरी करता है उसको भी हम लोग देखते हैं. तो जब फुल एक्सटेंशन होता है तो यही पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स जो होता है वो मिनिमल होता है. यानी कि जब आपका जॉइंट जो है वो फुल्ली एक्सटेंडेड है तो उस वक्त जो कंप्रेसिव फोर्स होगा जो पटेला पे लग रहा है वो बहुत कम होगा. लेकिन जैसे जैसे आप नी फ्लेक्शन बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ पुल जो है वो बढ़ता चला जाएगा क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन के बीच में. ओके? सॉरी, वो घटता चला जाएगा. और जितना घटेगा एंगल ऑफ पुल, जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा मसल को ताकत लगाना पड़ता है. ओके? तो क्या होगा उससे कि मसल को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है. अब ज़्यादा ताकत लगाएगा तो क्या होगा? पटेलोफिमोरल जॉइंट में कंप्रेशन भी ज़्यादा पड़ेगा. तो कंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आपका जो आपका पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है. तो उसको आपको याद करना है कि जब फुल एक्सटेंशन होता है तो पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स ऑन द पटेला इज वेरी मिनिमल, बट व्हेन द फ्लेक्शन प्रोग्रेसेस द posterior compressive force increases. Okay? Now the next point, during the stance phase of the walking, when maximum knee flexion is 20 degree, patellofemoral compressive force is approx 25 to 50% of the body weight. क्या हो रहा है कि जब आप वॉक करते हैं, जब आप चलते हैं, हालांकि गेट पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. ओके? तो गेट का दो फेज़ होता है, स्टांस फेज़ और स्विंग फेज़. मैंने डिस्कस किया है
पिछले वीडियोज़ में मैंने अपने। तो क्या है कि जब आपका स्टांस फेज जो होता है उसमें जो आपका मैक्सिमम नी फ्लेक्शन है ना, उसका अराउंड 20 डिग्री रेंज ऑफ मोशन होता है। ओके, और उस वक्त जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है वो अराउंड 25 to 50% आपके बॉडी वेट का होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे नी फ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, मैंने अभी जस्ट कहा है कि नी फ्लेक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, कब बढ़ेगा? जहाँ पे ज़्यादा क्वाड्रिसेप्स का एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि आपका रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उस वक्त क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स जो है वो 5 to 6 टाइम्स चला जाता है आपके बॉडी वेट का। ओके, so I'll just repeat the sentence again. During the stance phase of walking, when maximum knee flexion is around 20 degree, patellofemoral compressive force is approximately 25 to 50% of body weight. Okay, and with greater knee flexion such as greater quadriceps activity, example running, okay, so the compressive forces reaches 5 to 6 times of the body weight. All right, now compressive forces increases more विद डीप नी फ्लेक्शन एक्टिविटीज़। अब यही कंप्रेसिव फोर्स जो है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है जब आप डीप नी फ्लेक्शन वाले एक्टिविटीज़ करते हैं या डीप नी फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्वाड्रिसेप्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण पटेलोफिमोरल जॉइंट पे स्ट्रेस कैसे पड़ता है। ओके, कब घटता है कब बढ़ता है। एंगल ऑफ द नी थोड़ी देर में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा फ्रंटल प्लेन पटेलोफिमोरल स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे। सो बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल वैल्गस दैट नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन द टीबिया एंड फीमर। अब इसके बारे में मैंने डील किया है बहुत डिटेल में जब मैंने बताया है टीबियो फीमोरल अलाइनमेंट। ओके, उसमें मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ। हालांकि आई सजेस्ट कि आप लोग वो वीडियो जा करके देखें। वीडियो का जो सेकंड वीडियो है मेरा नी कॉम्प्लेक्स पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जो सेकंड वीडियो है हमारा, आप उसको जरूर एक बार देखें। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल वैल्गस होता है ये एक तरह का एंगल है आपका टीबिया और फीमर के बीच में। ओके, सो टीबिया और फीमर 180 डिग्री नहीं होता है, उसका एंगल जो होता है 185 डिग्रीज होता है। ओके, तो 5 डिग्री इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्गस एंगल। अब कई तरह के डिफॉर्मिटी आपके होते हैं नी के, उसमें आपका वैल्गस एंगल आपका ब्रेक होता है, वो मे बी ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल वैल्गस एंगल that normally exist between the tibia and the femur, the action line of the quadriceps and the patellar tendon do not coincide. Okay, so just look at this diagram here. Okay, so what happens is, if you will look at the diagram, the force of the quadriceps is along this direction. Okay, so this one is the line of action of quadriceps and this one is the line of action of patellar tendon. Okay, तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के एकदम सीधा में नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो आपका पटेला है, अब क्या हो रहा है कि जब आप फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वाड्रिसेप्स जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो आपका पटेला है, पटेला टेंडन है सॉरी, अगर वो मतलब कि वो भी उसका ऑपोजिट में वो खींचेगा, ठीक है, रेजिस्ट करेगा उसको, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इन दोनों का जो अल्टीमेटली जो फोर्स पड़ता है वो हल्का इस तरफ पड़ता है। ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स अगर आप देखेंगे तो हल्का किस तरफ होगा, ये इस तरफ आएगा। ओके, सो दिस इज वाई द पटेला इज पुल्ड स्लाइटली लेटरली बाय द टू फोर्सेज ड्यूरिंग एक्सटेंशन। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने अभी कहा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल वैल्गस एक प्रेजेंट है। अब चूंकि अगर 180 डिग्री पे होता तो ये दोनों लाइन एकदम एग्जैक्टली सेम एंगल पे होता, मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल बनता वो 180 डिग्रीज का बनता। ओके, पर चूंकि टीबियोफिमोरल अलाइनमेंट ही कुछ उस तरह का है तो ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे, कोइंसाइड नहीं कर रहे। ओके, और जिसके कारण जो आपका रिजल्टेंट पुल है वो आपका लेटरली डायरेक्शन में लगता है। ओके, सो दिस इज वाई द पटेला इज पुल्ड स्लाइटली लेटरली बाय द टू फोर्सेज ड्यूरिंग एक्सटेंशन। सो आई विल रिपीट द लाइन वंस अगेन। Because of the physiological valgus that normally exist between the tibia and the femur, the action line of quadriceps, action line कहने का ये मतलब हुआ वो लाइन जिसमें आपका मसल का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करता है। ओके, सो एक्शन लाइन ऑफ quadriceps and the patellar tendon do not coincide, so patella is pulled slightly laterally by the two forces during extension। और ये कब हो रहा है, एक्सटेंशन के टाइम पे हो रहा है। All right, now the next point. Okay,
सो अभी तक में हम लोगों ने देखा कि जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो पटेला स्लाइटली लेटरली पुल होता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब एक्सटेंशन से अगर फ्लेक्शन में जाएं तो क्या होगा। ओके, तो अर्ली फ्लेक्शन यानी कि 20 डिग्रीज रेंज ऑफ मोशन अगर फ्लेक्शन का हो, यानी कि आप फ्लेक्शन को तुरंत इनिशिएट ही किए हैं, उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त जो है द पटेला स्लाइड्स डाउन द फीमर। ओके, तो पटेला जो है फीमर पे नीचे की ओर स्लाइड करेगा। ओके, और वापस से वो फीमोरल सल्कस पे जाके बैठ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस फीमोरल सल्कस? फीमोरल सल्कस के बारे में मैंने पटेलो फीमोरल जॉइंट में जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें डील किया है। ठीक है, वहाँ पे मैंने बात किया था आपका पटेलर एनाटमी के बारे में भी और साथ ही साथ फीमोरल सल्कस के बारे में भी। ओके, सो फीमोरल सल्कस बेसिकली फीमर का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो कि पटेला के साथ आपका टच करता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट करता है। ओके, और जिसके कारण पटेलो फीमोरल जॉइंट आपका बनता है। Now, if you will talk about the medial lateral stability, so medial lateral stability is more when the knee is flexed at about 20 degrees range of motion, okay, in comparison to when the knee is in extension. All right. Now let's talk about the stabilizers of the patella. कौन कौन से ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पटेला को स्टेबलाइज रखते हैं? तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। एक एक करके बात कर लेते हैं। ये दोनों का काम है आपका मीडियल और लेटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, तो ये दोनों आपको बेसिकली पटेला को हर तरह से स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं? पटेलर टेंडन इंफीरियरली में, क्वाड्रिसेप्स टेंडन सुपीरियरली में, साथ ही साथ पटेलो फीमोरल लिगामेंट्स। ओके, नाउ इन केस ऑफ जेनु रिकर्वेटम, जेनु रिकर्वेटम क्या है? जेनु रिकर्वेटम का मतलब है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ओके, so in case of hyperextension of knee, okay, hyperextension of knee is also known as genu recurvatum. Okay, so in case of genu recurvatum, quadriceps muscle and patellar tendon distract the patella from femoral sulcus which increases the frontal plane instability. ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जीनू रिकर्वेटम जब आपका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है नी का, तो क्वाड्स मसल और पटेला टेंडन ये पटेला को डिस्ट्रैक्ट करते हैं फीमोरल सल्कस से। अब नॉर्मली पटेला को होना कहाँ पे चाहिए? टच किसके साथ करना चाहिए? फीमोरल सल्कस के साथ टच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका घर है। ओके, तो पटेला का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो फीमर का फीमोरल सल्कस के साथ टच में होना चाहिए। ओके, लेकिन जब आपका जीनू रिकर्वेटम होता है यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी होता है, तो क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन ये दोनों उसको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं। ओके, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल घट जाता है। ओके, सो दैट विल इंक्रीज फ्रंटल प्लेन इंस्टेबिलिटी। मैंने स्टेबिलिटी नहीं बोला है, इंस्टेबिलिटी बोला है, तो स्टेबिलिटी घटेगा। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स स्टेबलाइजर्स। ओके, so there are active stabilizers and then there are passive stabilizers. Active stabilizers include superficial portion of extensor retinaculum which connects vastus medialis and vastus lateralis to the patella. Okay, तो एक्टिव स्टेबलाइजर्स में आते हैं आपके एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के सुपीरियर पोर्शन जो आपको पटेला को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस के साथ। ऑलराइट, नाउ पैसिव स्टेबलाइजर्स। अभी देखिए यहाँ पे जो भी मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, सबके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डील करके रखा है। ठीक है, वास्टस मीडियलिस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, वास्टस लेटरलिस उसके बारे में भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो फ्लेक्सर ग्रुप और एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स जो है आपके नी जॉइंट के, उसके बारे में मैंने डील किया हुआ है उसके वीडियोज़ में। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पैसिव स्टेबलाइजर्स? तो पैसिव स्टेबलाइजर्स में आते हैं आपके मीडियल एंड द लेटरल पटेलोफीमोरल लिगामेंट्स। ओके, साथ ही साथ एंटीरियरली प्रोट्रूडिंग लेटरल लिप ऑफ फीमोरल सल्कस। तो फीमोरल सल्कस का जो लेटरल लिप है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा? पैसिव स्टेबलाइजर्स में। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके नाम पता होना चाहिए कम से कम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज रिटन इन द नोट फॉर्म। ओके, सो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल limits the excessive lateral patellar shift from excessive lateral forces. अब क्या है? लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल जो होता है ना, वो रोकता है कि ज़्यादा पटेला का शिफ्टिंग नहीं हो। मान लीजिए कि लेटरल फोर्सेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, लेटरल फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा कि पटेला का जो शिफ्टिंग है वो लेटरली तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल उसको रोकता है। क्यों? क्योंकि लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल जो होता है उस साइज में थोड़ा बड़ा होता है मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के बनस्पत।
So since lateral femoral condyle is quite longer than the medial femoral condyle, so this is why it limit excessive patellar shifting from excessive lateral forces. But in the case of trochlear dysplasia, okay, lateral forces on the patella cause the patella to sublux or fully dislocate. ठीक है, लेकिन ट्रॉक्लियर डिस्प्लाजिया के केस में, ठीक है, क्या होगा कि जो पटेला पे अगर लेटरल फोर्सेस पड़ रहा है तो मे बी चांसेस है कि पटेला को वो या तो सबलक्स कर दे या फिर फुल्ली डिसलोकेट कर दे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ हाइपोमोबिलिटी. हाइपोमोबिलिटी मतलब एक जो नॉर्मल आपका मोबिलिटी है उससे कम. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइपोमोबिलिटी में रिजल्ट इन ग्रेटर पटेलोफिमोरल स्ट्रेस. उसके कारण हो सकता है पटेलोफिमोरल जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े. ठीक है, और हाइपर मोबिलिटी के कारण हो सकता है सबलक्सेशन और डिसलोकेशन भी हो जाए. ये सब सारे स्टेबिलिटी के एक तरह से आप पैथोलॉजी कह सकते हैं. ओके, अब मान लीजिए अगर पटेला आपका ज़्यादा इन्फीरियरली प्रेजेंट है, नॉर्मल से कम नीचे है, वो इन्फीरियरली है, तो उस केस को हम लोग कह देते हैं पटेला बजा. ओके, so I don't know how to pronounce it, but I think it is patellar baja only. Okay, now since tension in active or stretched quads creates compression between the patella and the femur, so that increases the stability of the patellofemoral joint. अब क्या है कि जो आपका quadriceps मसल जितना स्ट्रेच हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है पटेला और फीमर के बीच में, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, शुरुआत का सबसे पहला जो डायग्राम था. ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा पटेला और फीमोरल के बीच में, फीमर के बीच में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा. ठीक है, यानी कि आपका सबलक्सेशन और डिसलोकेशन के चांसेस और घट जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस लेटरलिस मसल एक्सर्ट पुल ऑन पटेला. ओके, so weakness in the vastus medialis muscle increases the resultant force on the patella. All right, so this is why the physiotherapist perform the strengthening of the vastus medialis muscle. Okay, so that will stabilize the patella. All right, now let's talk about the Q angle. What is this Q angle? Okay, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, वैसी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं. बट हाँ, क्यू एंगल थोड़ा समझने लायक चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में सुनेंगे. ओके, सो क्यू एंगल इंडिकेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स अप्लाइज लेटरल पुल ऑन द पटेला एंड एक्सटेंड्स द नी. ओके, पहला लाइन तो ये हो गया. तो ये बताता है कि जो क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो लेटरल पुल पटेला पे अप्लाई कर रहा है या नहीं, और नी जॉइंट एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. कैसे एंगल बनता है? So it is the angle formed between the line connecting ASIS to midpoint of the patella. अब ASIS कहाँ होता है? तो ASIS आपका होता है पेल्विस बोन पे. अब ये जो आप लाइन देखेंगे ये है आपका ASIS से लिया गया लाइन. ठीक है, और ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ द पटेला. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पटेला. अब चूंकि एंगल में दो लाइन की जरूरत होती है, बिना दो लाइन के एंगल तो बनेगा नहीं, तो दूसरा जो लाइन है वो है हमारा एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइन कनेक्टिंग टिबियल ट्यूबरोसिटी एंड द मिड पॉइंट ऑफ द पटेला. ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ द लाइन, ये एक्सटेंशन मूवमेंट वाला नहीं है. एक्सटेंशन मतलब कि उसी लाइन को लंबा कर दिया गया है सुपीरियर की तरफ, समझते हैं इसको. तो टिबियल ट्यूबरोसिटी आपका टीबिया में प्रेजेंट होता है, डेट वुड बी समवट हियर. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, अब इसी को अगर हम ऊपर की तरफ, ये लाइन को अगर हम टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द पटेला खींचे, तो इस लाइन को ही हम लोग ऊपर की तरफ लंबा कर देते हैं. ओके, so it is the line which connects ASIS to the midpoint of the patella and superior extension of the line connecting tibial tuberosity and midpoint of the patella. Okay, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कह देते हैं क्यू एंगल. ओके, नाउ नॉर्मल क्यू एंगल कितना होगा? तो नॉर्मल क्यू एंगल होता है आपका 10 to 15 डिग्रीज एक्सटेंशन में या फिर स्लाइटली फ्लेक्शन में. ओके, पूरा नहीं, स्लाइटली फ्लेक्शन में. अब क्या है कि आपके टिबियोफिमोरल जो अलाइनमेंट है उसमें किसी भी तरह का ऑल्टरेशन अगर होगा तो वो आपका क्यू एंगल पे फर्क पड़ेगा उसका. ठीक है, और इसके कारण हो सकता है कि आपका पटेला का सबलक्सेशन और डिस्प्लेसमेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए. ऑलराइट, सो नॉर्मल क्यू एंगल इज अबाउट 10 to 15 डिग्रीज इन एक्सटेंशन और स्लाइट फ्लेक्शन, एंड एनी ऑल्टरेशन इन द टिबियोफिमोरल अलाइनमेंट
can increase the Q angle, which can produce subluxation or displacement of the patella. All right. Now, the next line. The Q angle diminishes with the knee flexion because tibia rotates medially in relation to the femur. Okay. So when you perform the knee flexion from knee extension, at that time the Q angle diminishes or vanishes. Okay. Why? Because the tibia rotates medially in relation to the femur. ठीक है, तो इसको मैंने डील किया है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट. क्या हो रहा है, तो जब भी आप थोड़ा नी फ्लेक्शन करते हैं या नी फ्लेक्शन बेसिकली करते हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि टीबिया आपका मीडियली रोटेट करता है इन रिलेशन टू द फीमर, जिसके कारण जो क्यू एंगल है वो गायब हो जाता है. ठीक है, थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में. विमेन का जो क्यू एंगल होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि उनका पेल्विस जो होता है वो वाइडर होता है. ठीक है, एंड उनका जो फीमोरल एंटीवर्जन है वो भी इंक्रीज्ड होता है. अब फीमोरल एंटीवर्जन क्या है, इसको भी मैंने डील किया है हिप कॉम्प्लेक्स में. ओके, तो आप हिप कॉम्प्लेक्स का भी वीडियोस मेरा देख सकते हैं, उसका सारा प्लेलिस्ट मेरा अपलोडेड है और अपडेटेड भी है. ओके, एंड इंक्रीज्ड नी वैल्गस एंगल, और उनका 3 फैक्टर्स हैं, बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण विमेन का जो क्यू एंगल है वो ज़्यादा होता है. पहला तो हो गया वाइडर पेल्विस. ओके, दूसरा है इंक्रीज्ड फीमोरल एंटीवर्जन, और तीसरा है increased knee valgus angle. Okay, now Q angle of more than or equal to 20 degrees can lead to pathological changes because of excessive lateral forces on the patella. Okay, so Q angle अगर 20 डिग्री है या 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसके कारण आपको किसी तरह का पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पटेला पे जो लेटरल फोर्सेस जो पड़ता है वो एक्सेसिव हो जाता है अगर आपका क्यू एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गया है. ओके, नाउ क्यू एंगल इज डिक्रीज्ड इफ पटेला शिफ्ट्स लेटरली. ओके, एंड इंक्रीजेज इफ पटेला शिफ्ट्स मीडियली. अब क्या है, आप खुद इमेजिन कीजिए. ठीक है, कि जब आपका पटेला जो है अगर आपका लेटरली तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो उस वक्त क्यू एंगल आपका घटेगा. ठीक है, और जब आपका पटेला मीडियली शिफ्ट हो जाएगा तो उस वक्त आपको क्वाड्रिसेप्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के, क्योंकि पटेला ऑलरेडी मीडियली शिफ्टेड है. और पटेला नॉर्मल एक्सटेंशन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि फ्लेक्शन में तो क्यू एंगल गायब ही हो जाता है. ओके, तो अगर हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन में पटेला जो था वो लेटरली शिफ्टेड था नॉर्मली. ओके, अब जो नॉर्मली कंडीशन है वहाँ से वो अगर मीडियल हो जाता है तो क्वाड्रिसेप्स को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के नी एक्सटेंड होगा. ठीक है, तो क्यू एंगल है, क्यू एंगल जो बनता है आपका वो घट जाता है अगर आपका पटेला लेटरली शिफ्ट करता है, और बढ़ जाएगा अगर आपका पटेला मीडियली शिफ्ट करता है. ठीक है, और अगर क्यू एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि लेटरल पुल का जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगा. अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनका क्यू एंगल पे क्या इफेक्ट है वो भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि नी वैल्गस, जीनू वैल्गस. ओके, जीनू वैल्गस वाले कंडीशन में क्यू एंगल बढ़ेगा, जीनू वैरस वाले कंडीशन में क्यू एंगल घटेगा. मीडियल फीमोरल टॉर्जन, लेटरल फीमोरल टॉर्जन, एक्सेसिव प्रोनेशन ऑफ एंकल, लैक्सिटी ऑफ मीडियल रेटिनाकुलम और शॉर्टनिंग ऑफ द लेटरल रेटिनाकुलम. ठीक है, इन सारे कंडीशन में क्यू एंगल आपका बढ़ता है. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस विच अफेक्ट द क्यू एंगल. ओके, सो इन जीनू वैल्गस कंडीशन द क्यू एंगल इंक्रीजेज. In the varus condition, Q angle decreases. In the case of medial femoral torsion, lateral femoral torsion, excessive pronation of ankle, laxity of the medial retinaculum and shortening of the lateral retinaculum. Okay, all these condition leads to increment of the Q angle. All right, then the last one which is your tight IT band. Okay, so जब IT band अगर टाइट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो पटेला को लेटरली पुल कर देगा. तो इससे क्या हो जाएगा, अगर वो पटेला लेटरली पुल हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वाड्रिसेप्स को कम काम करना पड़ेगा उस वक्त. ठीक है, और क्यू एंगल भी आपका घट जाएगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंजुरी एंड द डिजीज इन डिटेल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो